ओके, वेलकम फ्रेंड्स। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की जो जजमेंट है एमएससीपी पे है, मॉडिफाइड एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन स्कीम। और सुप्रीम कोर्ट की एक मोस्ट कोटेड जजमेंट इस टॉपिक पे रही है, एस रंजीत सैमुअल की। आज मैं आप लोगों के साथ उस जजमेंट को कवर करना चाहूँगा। आइए चलते हैं सीधा जजमेंट की तरफ। सो जो इस जजमेंट में डिसाइड होना था वो था कि जो पिटिशनर्स हैं, रिस्पोंडेंट एम्प्लॉयज, वो एसीपी से गवर्न होंगे या एमएसीपी से गवर्न होंगे। अश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन स्कीम आई थी 99 में, और जो एमएसीपी स्कीम थी वो आई थी 2009 में। ये सबसे पहला फैक्ट था। उसके बाद जो फैक्ट्स थे, जूनियर इंजीनियर लोअर डिवीजन क्लर्क्स थे ये एट रिलेवेंट पॉइंट ऑफ टाइम, और उनकी काफ़ी लंबे समय तक उनकी प्रमोशन नहीं हुई थी ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ प्रमोशनल पोस्ट। फिर सभी लोगों के बेनिफिट के लिए 9 अगस्त 1999 में एसीपी स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट ने लागू की। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सिक्स पे एसीपी स्कीम केम टू बी सुपरसेडेड बाय एमएसीपी। फिर 19 मई 2009 में एमएसीपी स्कीम आई, मगर एमएसीपी को रेट्रोस्पेक्टिवली एप्लीकेबल किया गया 1 सितंबर 2008 से। फिर एसीपी स्कीम में एम्प्लॉय को जो पहली फाइनेंशियल अपग्रेडेशन बेनिफिट मिलता था 12 साल बाद रेगुलर सर्विस पे मिलता था, इफ रेगुलर प्रमोशन वाज नॉट अवेलेबल टू हिम ड्यूरिंग दैट पीरियड। उसके बाद द एम्प्लॉय वाज एंटाइटल्ड टू सेकंड बेनिफिट अपग्रेडेशन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 12 इयर्स ऑफ रेगुलर सर्विस फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट बेनिफिट फाइनेंशियल अपग्रेडेशन। इसका मतलब 24 साल तक उनको दो फाइनेंशियल अपग्रेडेशन की बेनिफिट दे दिया जाता था अगर कोई प्रमोशनल पोस्ट अवेलेबल नहीं है। जो डिफरेंसेस एसीपी और एमएसीपी के थी कि इंस्टेड ऑफ टू फाइनेंशियल अपग्रेडेशन अंडर एसीपी स्कीम, an employee was entitled to three benefit years financial upgradations on completion of 10, 20 and 30 years of regular service under the MACP scheme. The other distinction between the ACP scheme and MACP was that former APCP scheme assured the promotional grade, whereas the latter MACP only ensured higher grade pay. ये दोनों इसके डिफरेंस थे। ओके, उसके बाद जो इस जजमेंट में कवर हुआ कि ऑलरेडी जो पिटिशनर थे उन्होंने पहला फाइनेंशियल अपग्रेडेशन ले गया था। दूसरा फाइनेंशियल अपग्रेडेशन 24 साल के पूरा होने पे आना था। सर्विस बिटवीन जनवरी एंड अप्रैल 2009 में इनकी सर्विसेज खत्म हो चुकी थी। दे एक्सपेक्टेड कि जो उनकी केस है वो स्क्रीनिंग कमेटी के बिफोर जनवरी में ले लिया जाएगा इन अकॉर्डेंस विद द क्लॉज ऑफ 6.3 ऑफ एसीपी स्कीम। उसके बाद एमएससीपी आ गई 19 मई 2009 में, जो रेट्रोस्पेक्टिवली 1 सितंबर 2008 से एप्लीकेबल हुई, और दे आर एंटाइटल्ड टू गेट द सेकंड बेनिफिट एज पर द एसीपी स्कीम। ये इनका रिप्रेजेंटेशन था। उन्होंने कंसर्न अथॉरिटीज को रिप्रेजेंटेशन दिया, जिसके बाद उसको रिजेक्ट कर दिया गया। फिर उन्होंने सबसे पहले सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में अपनी ओएस पाई, ऑर्डिनरी एप्लीकेशन, और 6 नवंबर 2013 में जो ओएस थी वो अलाउ कर दी, और डायरेक्ट किया गया कि इनको सेकंड बेनिफिट दे दिया जाए सिंस इन्होंने 24 साल पूरे कर लिए हैं। फिर इसके अगेंस्ट उन्होंने एक रिट पिटीशन डाली अपेलेंट्स ने, जो कि डिपार्टमेंट था, जिसको डिसमिस कर दिया गया। फिर उसके बाद अब नाउ जब उनकी रिट पिटीशन डिसमिस हो गई, अब उन्होंने इसको चैलेंज किया नाउ बिफोर दी सुप्रीम कोर्ट। और उसके ऊपर अब जब सुप्रीम कोर्ट के सामने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के काउंसिल्स हैं वो क्या अपना रख रहे हैं, आज हम उसको देखते हैं। 29 अगस्त 2008 को सिक्स पे कमीशन की जो रिपोर्ट थी उसको सबमिट किया गया, और पे स्ट्रक्चर ऑफ पे बैंड्स एंड ग्रेड पे एज वेल एज पेंशन वाज इंप्लीमेंटेड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2006। जो रिवाइज रेट ऑफ अलाउंस देने थे वो 1 सितंबर 2008 से मिले हैं। दैट एमएससीपी स्कीम which were due for consideration for subsequent to the screening committee. She submitted that by resolution dated 2008, the recommendation with regard to revised rate was implemented with effect from 1st September 2008. So time and again जो डेट है एमएससीपी की इम्प्लीमेंटेशन की वो 2008 1 सितंबर से थी। मगर जो नोटिफिकेशन हुई वो 19 मई 2009 को हुई। ये पहली बार ऐसा था कि एमएससीपी को रेट्रोस्पेक्टिवली एप्लीकेबल किया गया। और इसमें क्या था कि जो एम्प्लॉयज एंटाइटल्ड थे, लेट्स सी 1 सितंबर से जून 2009 तक, उनका पहला बैच स्क्रीनिंग कमेटी के सामने लिया गया, और जो सिक्स क्लॉज है एमएससीपी का वो सिमिलर था 6.3 ऑफ एसीपी स्कीम। जो फर्स्ट हाफ था उसमें अप्रैल से सितंबर के केसेस लिए जाने थे, और सिमिलरली जो सेकंड हाफ में अक्टूबर से मार्च केसेस थे वो पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट वीक ऑफ द जुलाई में लिए जाने थे। Class 7 of MACP scheme specially provides that the first committee shall be constituted within a month of the date of issue of this office, MOM, to consider the cases maturing up to 30th June 2009 for grant under the benefits of the MACP scheme. MACP scheme के अंडर दो बार इनका रिव्यू होना था,
दो इनके पीरियड्स बनाए गए थे जिनमें ये सारे टेकन अब केसेस हो ही जाने चाहिए थे। और सिमिलर सब्जेक्ट पे, सिमिलर टॉपिक पे सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी जजमेंट अपनी दे रखी थी, वाइस चेयरमैन दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी वर्सेस नरेंद्र कुमार एंड अदर्स। सो उसमें ये मैटर ऑलरेडी कवर्ड था और कोर्ट ने इसको अलाउ किया हुआ था कि जो स्क्रीनिंग कमेटी है, जब उनके केसेस कवर्ड हैं दोनों उसमें, तब उसको कंसिडर करके इनको फाइनेंशियल अपग्रेडेशन 24 साल के उसमें दे देना चाहिए। सो उन्होंने वंस अगेन इस ऑर्डर पे रिलायंस दिया। और यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस विनय कुमार में भी यही चीज कही गई है। सो कोर्ट ने माना कि यस, ये जो इशू है रेस इंटेग्रा नहीं है, विवाद में नहीं है, ऑलरेडी सेटल्ड है। इसलिए इनको जो फाइनेंशियल अपग्रेडेशन है 24 साल के कंप्लीशन पे, वो इनको दी जानी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको सही माना और जो रेलिवेंट पार्ट था वो ऑर्डर का कोट किया जजमेंट से। वो आप सब देखेंगे कि रिप्रोड्यूस किया हुआ है, जो जजमेंट का पार्ट था एमएसीपी का। उसके बाद जो वाइस चेयरमैन दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की थी, उस जजमेंट को भी कोट किया है, उसका भी ऑर्डर उन्होंने अपने इस ऑर्डर में लिखवाया है। बट इन्होंने क्या कहा कि जो केस विद रिगार्ड टू बेनिफिट अंडर फ्लेक्सिबल कमेंटिंग स्कीम notified by 1st January 19, as such the question that fell in the case of Vinay Kumar was totally different। तो ये जो फ्लेक्सिबल कंप्लीमेंटिंग स्कीम था, इस एस्पेक्ट पे ये जजमेंट डिफरेंट थी और इसीलिए ये एक नया मैटर था इस जजमेंट के बिफोर। बाकी जो एमएसीपी का मैटर था कि दो बैचेस में एमएससीपी मिलेगी। जो फर्स्ट बैच होगा वो जनवरी में मिलेगा और दूसरा बैच अक्टूबर तक लेके फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में उसको सेटल होना था। सो ये चीज एस्पेक्ट कवर था। तो फाइनली कोर्ट ने सही माना इसको और इस जजमेंट को अलाउ किया। अपील्स आर अलाउड और जो भी बेनिफिट्स थे एम्प्लॉयज को, वो इनको मिलने हैं। उनके डिस्पोजल के साथ इनको बता दिया गया कि इट हैज बीन डिक्लेयर्ड द केस रिस्पॉन्डेंट एप्लीकेंट फॉर रिन्यूअल वुड बी गवर्न्ड बाय एमएसीपी स्कीम। ओरिजिनल एप्लीकेशन फॉर द रिस्पॉन्डेंट आर हेयरिंग आर डिसमिस्ड। सो कोर्ट ने फाइनली इन अपील्स को अलाउ कर दिया और बेनिफिट दे दिया है एम्प्लॉयज को अंडर द एमएससीपी स्कीम। और 3 महीने का इनको टाइम दिया गया कि ये 3 महीने के अंदर इन्होंने कंप्लायंस करना है। सो होप आप लोगों को ये जजमेंट समझ आई हो। मैं ऐसी जजमेंट्स बनाता रहूंगा आप लोगों के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।